हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, ये हमारा भारतीय संविधान चल रहा है। ठीक है। और भारतीय संविधान में पूरा डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ संविधान को, और लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। किस किस बुक से? लक्ष्मीकांत की बुक से, जो सबसे बेहतरीन बुक होती है संविधान के लिए। ठीक है। तो उस बुक से हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था। ठीक है। संघीय व्यवस्था पढ़ेंगे। और देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है। और इस चैनल में तो चलो आज हम चालू करते हैं संघीय व्यवस्था। और आपको बता दूं, संघीय व्यवस्था जो लिया गया है कनाडा देश से लिया गया है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। संघीय व्यवस्था मतलब ये है क्या, पहले ये जान लो। देखो, सरकार प्रकृति के आधार पर सरकार दो भागों में व्यक्त होता है। एक एकल व संघीय में वर्गीकृत किया गया है। मतलब एकल सरकार और संघीय सरकार, संघीय व्यवस्था और एकल व्यवस्था भी होती है। परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य क्षेत्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होता है। मतलब देखो, एकात्मक व्यवस्था क्या है कि उसमें सिर्फ एक के पास ही रहेगा सारी शक्तियाँ। एक, जैसे मान लो यहाँ पे राज्य हैं और केंद्र हैं। ठीक है। तो सारी शक्तियाँ, अभी देखो राज्य और केंद्रों में अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अभी मान लो एक ही कर दिया जाए, मतलब अगर पूरे शक्ति को केंद्र को ही शक्तिमान बना दिया जाए। ठीक है। मतलब राज्य का जो यहाँ मुख्यमंत्री राज्यपाल है, इनको हटा दिया जाए, केंद्र ही सबका शासन करे, तो वो एकात्मक सरकार होती है। ठीक है। दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र व क्षेत्रीय सरकार, केंद्र सरकार क्षेत्रीय सरकार मतलब राज्य सरकार। ठीक है। यहाँ केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार मतलब राज्य सरकार में विभक्त होती हैं। देखो, इसमें क्या होता है, जो संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था में जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास भी होती हैं और राज्य सरकार के पास भी होती हैं। तो जब शक्तियों का बंटवारा दोनों सरकारों में किया जाए तो उसे संघीय सरकार बोलते हैं। राइट। एकात्मक सरकार कब होता है? जब शक्तियों का बंटवारा सिर्फ एक ही सत्ता में रहे, एक ही व्यक्ति के हाथों में रहे। ठीक है। तो वहाँ पे एकात्मक सरकार होता है। अब अगर आप दोनों में अपने अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, जैसे ब्रिटेन का देख लो, यही है, फ्रांस यही है, जापान है, चीन है, इटली है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, स्वीडन है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय सरकार, संघीय सरकार व्यवस्था है। जबकि देखो, एकात्मक सरकार स्वरूप का कहाँ है? तो यहाँ पे है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, यहाँ सब संघीय सरकार का मॉडल है। अच्छा, ये जो है संघीय सरकार के मॉडल है, और जो हमने ऊपर पढ़ा वो एकात्मक। और जो हमारे संविधान से लिया गया है ना, कनाडा की देश से लिया गया है। संघीय व्यवस्था हमारे देश में कनाडा के संविधान से दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये वही बात है। आगे चलते हैं हम और यहाँ देखते हैं संघ शासन का शब्द लैटिन भाषा में फोइडस होता है। क्या होता है? फोइडस, जिसका कार्य होता है संधि या समझौता। मतलब आप कह सकते हो कि शक्तियों का समझौता, जो शक्तियों का बंटवारा है, वो दोनों में किया होता है, वो दोनों में होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया है। और यहाँ हम देखते हैं संघीय सरकार की विशेषता को देखते हैं और एकात्मक सरकार की विशेषता को देखते हैं। अब संघीय सरकार क्या होती है? दोहरी सरकार। आपको पता है, दोहरी सरकार मतलब एक केंद्र की सरकार और एक राज्यों की सरकार। मतलब यहाँ दोहरी सरकार हुई। और यहाँ एकल सरकार हमको देखने को मिलती है। ठीक है। पूरा उसी के अंडर में होता है। लिखित संविधान, इनका संविधान क्या होता है? लिखित होता है। संविधान लिखित भी हो सकता है, जैसे अलिखित भी, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है। मतलब इसका कुछ भी, एकात्मक संविधान का भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब कह रहा है राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन। अब देखो, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। किसमें? संघीय शासन व्यवस्था में। ठीक है। वही तो है संघीय शासन व्यवस्था। और इसमें क्या होता है? इसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता, बल्कि समस्त शक्तियां ही राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। ठीक है। मतलब सारी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रीय सरकार में होती हैं। केंद्र सरकार आप कह सकते हो एक ही सरकार में होती हैं। यह संविधान हमेशा सर्वोच्च होता है। आपको पता है हमारे देश में सबसे सर्वोच्च है संविधान। ठीक है। यहाँ संविधान सर्वोच्च हो सकता है, जैसे जापान में नहीं भी है। जैसे जापान में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं माना गया। वहाँ पे राजा रानी को सर्वोच्च माना गया है। कठोर संविधान होता है। अब संघीय अगर सरकार है तो भाई संविधान तो कठोर हो जाएगा, शक्तियों का बंटवारा रहेगा। और यहाँ पे क्या है, संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका,
न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रहेगा, द्विसदनात्मक विधायिका, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो शायद आप समझ पाए होंगे। और हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब कह रहा है संघीय सरकार की व्यवस्था जो ये अपनाया गया है, तो सबसे पहले ये जान लो ये कनाडा से अपनाया गया है, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। और मैं आगे आगे चलता हूँ। अब देखो, कह रहा है वैसे संविधान में कहीं भी संघ का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है। देखो, वैसे तो संघ का प्रयोग कहीं नहीं किया हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। तो ये सारी चीज़ें। चलो, अब हम बात करते हैं लिखित संविधान की। अगर हम यहाँ बात करें, हमारा संविधान न केवल लिखित संविधान है, अभिलेख है, वरना विश्व का सबसे विस्तृत, आपको पता है, सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। और इसमें एक प्रस्तावना है, इसमें क्या है, एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है, पहले थीं। लेकिन अब क्या है, अब वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद और 25 भाग, ठीक है, 24 नहीं 25 भाग, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। वर्तमान में क्या है, 25 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 450 अनुच्छेद हैं। तो हमारा संविधान जो है वो बहुत बड़ा संविधान है। और अगर वहीं हम बात करें अमेरिका के संविधान में, तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है, मात्र 7 अनुच्छेद हैं। ऐसा कहा जाता है कि 10 से 15 मिनट में आप पूरा अमेरिका का संविधान ही 20 मिनट में आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से है। तो इसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में, ठीक है। अब देखो शक्तियों का विभाजन, अब यहाँ पे बात कर रहा है जो शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, किस तरीके से, आइए हम देखते हैं। कह रहा है संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और दोनों के संबंधित सूचियां निहित है। मतलब संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, किस अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, केंद्र सूची में 100 विषय हैं, लेकिन देखो पहले 100 थे लेकिन अब 97 हैं। केंद्र सूची में पहले 100 विषय थे लेकिन अब 97 हैं। राज्य सूची में पहले 61 विषय थे लेकिन अब 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय थे लेकिन अब मूलतः 47 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार बनाती है। देखो जो केंद्र सूची है उस पर केंद्र सरकार बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है, नियम बनाते हैं। और जो राज्य सूची है उस पर राज्य सरकार बनाती है। लेकिन जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून को बनाती हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, जो भारत की उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। मतलब जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ठीक है, वह किसी के अंडर में काम नहीं करती। तो ये आपको जानना है। तो न्यायपालिका क्या है? भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। फिर आगे हम बात करते हैं द्विसदनीय, ठीक है, द्विसदनीय शासन व्यवस्था। और आपको पता है द्विसदनीय है, देखो उच्च सदन मतलब राज्यसभा, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। निम्न सदन मतलब लोकसभा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लोकसभा क्या करता है, वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व, मतलब लोगों के द्वारा ही तो चुना जाता है लोकसभा। लेकिन राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है, हालांकि राज्यसभा कम शक्तिशाली है, केंद्र के अनवरत हस्तक्षेप में राज्यों के हित के लिए रक्षा करती है। तो ये सारा है। मतलब आप कह सकते हो जो भारत का शासन है वो द्विसदनात्मक है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं राज्य अनश्वर नहीं, ठीक है। आइए समझते हैं राज्य अनश्वर नहीं ये क्या है। संसद एक तरफा कार्यवाही के द्वारा उनके क्षेत्रीय सीमाओं या राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। मतलब संसद को यह अधिकार है कि उनके क्षेत्र, उनकी सीमा, मतलब किसी भी राज्य की क्षेत्र, कभी भी किसी भी राज्य का क्षेत्र और उनकी सीमा और राज्यों के नाम को परिवर्तित कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद। ये सारे काम संसद कर सकता है। अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ना कि विशेष बहुमत। और आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि विशेष बहुमत क्या होता है और साधारण बहुमत क्या होता है। तो जब हमको राज्य का नाम चेंज करना है, राज्य का सीमा बदलना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो हमको विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, वह साधारण बहुमत के द्वारा वो काम कर सकती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, ठीक है, भारतीय संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। तो ये सारी चीज।
एकल नागरिकता, अगर हम बात करें एकल नागरिकता, आप देखो हमारे संविधान में जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और जो एकल नागरिकता का प्रधान किया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। अब भारत में इसके इतर राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी है। इसमें भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। ठीक है, भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं अभी तो राज्यों का भी है। अब इसमें क्या कह रहा है कि सिर्फ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भारत है उसमें एकल नागरिकता है। मतलब अगर एक आप नागरिक हो तो पूरे देश के हो, उस राज्य को, मतलब एकल नागरिकता। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर अपवाद बता रहा है। लेकिन अब क्या हो, अब आपको पता है अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, तो यहाँ से ये टर्म खत्म हो जाता है। ठीक है, अब वहाँ भी एकल नागरिकता है। और नहीं तो जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी और ये यूएसए से ली गई थी, अमेरिका से ली गई थी, लेकिन अब तो ये हट चुका है। ठीक है, चलो, संविधान का लचीलापन, संविधान का लचीलापन यही है कि यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में नहीं थे, अमेरिका में राज्यों में भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान लचीला है। अमेरिका का संविधान क्या है? कठोर है। ये आपको जानना है। आपातकालीन उपबंध, अब चलो आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। आपातकाल जब होता है तो क्या होता है? आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। जब भारत में आपातकाल लगता है तो पूरे नियंत्रण में केंद्र सरकार की शक्तियां आ जाती हैं, वहां पे और सारी सिस्टम सब खत्म कर दिए जाते हैं। राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। जो राज्य होता है वह केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। मतलब आप कह सकते हो आपातकाल के दौरान भारत की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। चलिए, फिर हम बात करते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, देखो दोहरी व्यवस्था के बावजूद भी भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का व्यवस्था अपनाता है। देखो कनाडा में भी एकल है और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। ठीक है, यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, केवल अन्य पृथक राज्य नागरिक नहीं है। ठीक है, जैसे संघीय शासन व्यवस्था वाले देश, जैसे अमेरिका हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ये सारी देश, ये ठीक है, ये सब संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं। अखिल भारतीय सीमाएं, अगर हम बात करें अखिल भारतीय सीमाएं, तो भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं, कह रहा है इसके अतिरिक्त आईएस पीसीएस, ठीक है, आईएफएस, तो ये सारे केंद्र और राज्य दोनों के लिए हैं। ठीक है, केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अखिल भारतीय सेवाएं हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की बात अगर हम करें तो देखो राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में राज्यपाल होता है, वो राज्य का प्रमुख होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य पर नियंत्रण करता है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है वह राज्यपाल के माध्यम से ही केंद्र पर, मतलब राज्य पर, जो केंद्र सरकार है वो राज्यपाल के माध्यम से ही राज्य पर नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके विपरीत अमेरिका में राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, मतलब निर्वाचित किया जाता है। इस संदर्भ में भारत में कनाडाई मॉडल का प्रावधान किया गया है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया है, हमारे संविधान में राज्यपाल का पद, हमारे संविधान में राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, राज्यपाल जो है वो कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, ठीक है, निर्वाचन मशीनरी मतलब देखो चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है बल्कि राज्य विधानमंडल के भी चुनाव कराता है। जो चुनाव आयोग होता है वो केंद्र के और राज्य के भी चुनाव कराता है, लेकिन राज्य में सिर्फ विधानमंडल का। ठीक है, और अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के निर्वाचन की अलग अलग मशीनरी है, मतलब संघ का अलग है और आप कह सकते हो कि केंद्र का अलग है, दोनों का अलग निर्वाचन आयोग है। राज्यों के विधेयकों पर वीटो, ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है, वीटो पावर होता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि आप सिर्फ इतना समझो कि वीटो पावर की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति। हालांकि जब मैं राष्ट्रपति वाला वीडियो आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छे से वहाँ पे मैं पूरी वीटो शक्ति के बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, वीटो शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे कुछ हैं। अब देखो कह रहा है अमेरिका के संविधान में मूलतः संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और 1951 ईस्वी में संशोधन के जरिए 20 अनुच्छेद और 1 भाग 7 का लोप कर दिया गया, मतलब 20 अनुच्छेद हटा दिए गए, एक भाग हटा दिया गया, भाग 7। ठीक है, करीब 90 अनुच्छेद और 4 भाग को जोड़ा गया। ठीक है, और 4 अनुसूचियाँ भी 9, 10, 11, 12 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई और 4 का 9 का 9 खा और
10/4/14 का ये सब जोड़े गए। प्रत्येक सदन में सदस्यों की 2/3 बहुमत को ही विशेष बहुमत माना जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था। ठीक है, अब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और दोस्त मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। और अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका संविधान कहीं से भी कुछ गलत नहीं होने वाला। बस देखो, संविधान में समझना है, ज़्यादा कुछ ही चीज़ें हैं जो हमको याद करनी है और बाकी आपको समझना है। अगर आप समझते हुए आगे चल दिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और संविधान आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी संविधान से आते हैं और आप संविधान बहुत अच्छे आप हो जाओगे संविधान में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।